हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा सिलेबस होने वाला है, जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे थर्मोडायनेमिक्स का मॉड्यूल 1। हमारे मॉड्यूल 1 में हम सबसे पहले देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए जो सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना, उसमें हमारी पकड़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस, और अ रीजन इन स्पेस ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस। जिस चीज की हम स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज सिस्टम। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोलूं तो जिस चीज की भी स्टडी की जा रही होगी, जिस पे हमारा फोकस होगा, दैट विल बी आवर सिस्टम। वो जो जिस पे हमारा फोकस है दैट कुड बी अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि क्वांटिटी को हम जानते हैं, हम केजीज में नापते हैं, तो कुछ केजी हो सकता है। ठीक है, कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है, दैट कुड बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। जिस पे हमारा फोकस हो उसकी कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम स्टडी कर रहे हो। दूसरा, अगर हम फाइनाइट क्वांटिटी ना ले रहे हो तो हो सकता है कि किसी स्पेस में कोई पर्टिकुलर रीजन हो, यानी कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम हो जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, उसको हम कहते हैं हमारा सिस्टम। ठीक है, अगर यहां पर मैं क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करूं, क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करूं तो देयर विल बी अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि हम किसी फाइनाइट क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फाइनाइट क्वांटिटी की बात करेंगे। हम जब किसी फाइनाइट क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे फिजिक्स में या साइंस में हम क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए केजी यूज करते हैं। केजी यानी कि मास जिसको बोलते हैं। तो मास का जो यूनिट है केजी। मास होता क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मास बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर पे जब हमारा फोकस होगा, सो दैट विल बी नोन एज कंट्रोल मास। ठीक है, कंट्रोल मास अप्रोच। सिस्टम को चूज करने का फर्स्ट अप्रोच है कंट्रोल मास अप्रोच। हम पर्टिकुलर मास पे हमारा फोकस होगा उस समय। सेकंड, मैंने यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है रीजन इन स्पेस। जब ऐसा हो कि मास को हमको फोकस करने की जरूरत ना हो, या मास पे फोकस करने से जो स्टडी है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जा रही हो। ठीक है, मतलब मास पे फोकस करना, किसी फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मास पे फोकस करना हमारे लिए रेलेवेंट ना हो, उस केस में हम क्या करते हैं? किसी फाइनाइट रीजन को हम उस समय मार्क करते हैं जिसके अंदर हम लोग मास के इनपुट एंड आउटपुट को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पेस में हम कोई ऐसा इमेजिनरी या फिर रियल रीजन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो रीजन हमने सेलेक्ट किया है यहां पर, ये रियल भी हो सकता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। इस रीजन को हम अगर स्टडी करें और इसके अंदर जो भी हमारे पास मैटर आ रहा है उसकी क्वांटिटी फिक्स हो सकती है, उसकी क्वांटिटी वेरिएबल भी हो सकती है। इन सच केस दिस इज आवर सिस्टम। ठीक है, और ये जो अप्रोच है जिसमें हम किसी फिक्स रीजन की बात करते हैं, जिसमें किसी रीजन की बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ मास, इसमें हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। नो फोकस ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी पे कोई फोकस नहीं होता, मतलब इसको डिसरिगार्ड करते हैं। किस पे ध्यान दिया जाता है? रीजन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये जो अप्रोच हमारे पास निकल के आता है दैट इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। ठीक है, सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम है वो जिसपे हमारा थर्मोडायनामिक स्टडी फोकस होता है। दैट कुड बी अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट कुड बी अ रीजन इन स्पेस। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। अब हमने देख लिया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम के दो अप्रोचेस होते हैं, दैट इज अ कंट्रोल मास अप्रोच एंड अ कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। दोनों से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम पहला टाइप। सेकंड टाइप होता है ओपन सिस्टम। थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या होता है देखते हैं।
सिस्टम मैंने जैसे कि बताया कि सिस्टम आपका किसी स्पेस में कोई फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या फिर एक सेलेक्टेड रीजन हो सकता है, ठीक है। सो सिस्टम, जैसे क्लोज सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सिस्टम हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कोई सिस्टम है, ठीक, ये सिस्टम है, तो इसका एक फाइनाइट मास होगा, फाइनाइट मास होगा, या फिर अगर मास नहीं तो फाइनाइट वॉल्यूम होगा, या फिर क्या होगा, इसका कोई फाइनाइट वॉल्यूम होगा, ठीक है, फाइनाइट वॉल्यूम होगा। और इस केस में जब हम लोग देखो फर्स्ट अप्रोच जो ने बताया था दैट इज कंट्रोल मास अप्रोच। कंट्रोल मास अप्रोच में जो मास होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में कुछ केसेस में हम देखेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और कुछ केसेस में जो वॉल्यूम है वो वेरी भी कर सकता है, ठीक है। सो जिस पे हमारा फोकस है दैट इज आवर सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अलावा जो भी है, सिस्टम के अलावा जो भी चीजें होंगी उसको हम कहेंगे सराउंडिंग, ठीक है, उसको कहेंगे सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग इज एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू सिस्टम, दैट इज एक्सटर्नल टू सिस्टम, ठीक है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। अब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला जो रीजन है या जो लाइन है, ठीक है, जो लेयर है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। दिस इज दी बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री भी बोलते हैं इसको, सिस्टम बाउंड्री और सिर्फ बाउंड्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम बाउंड्री एक रियल और या फिर ये रियल या फिर ये इमेजिनरी बोल सकते हैं, रियल और इमेजिनरी, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री या फिर सिंपली बाउंड्री भी कहते हैं। इसका बाउंड्री का जो थिकनेस होता है वो 0 होता है। मैथमेटिकली अगर बात करें सो मैथमेटिकली बाउंड्री हैज नो थिकनेस, बाउंड्री हैज नो थिकनेस, नो थिकनेस, ठीक है। यानी कि इसका खुद का जो वॉल्यूम है, बाउंड्री की जो खुद की, बाउंड्री के अंदर कितना भी वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाउंड्री का खुद का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री इटसेल्फ इज 0। द वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री इटसेल्फ इज 0। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो सिस्टम की बाउंड्री होती है उसके बारे में एक और चीज, ये जो बाउंड्री है ये फिक्स हो सकती है और ये मूवेबल भी हो सकती है। जैसे कि मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लूं, पिस्टन और एक सिलेंडर अरेंजमेंट की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं जो पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अगर वो मेरा सिस्टम है, अगर ये सिस्टम है, दिस गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर इज अवर सिस्टम, तो मैं देख रहा हूं जब पिस्टन आगे पीछे होगा, ठीक है, जब आगे पीछे होगा तो ये गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहां से अगर ये मेरा सिस्टम है तो जो ये सॉलिड वॉल है इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर की जो अंदर की जो वॉल है और ये जो पिस्टन का टॉप है ना, पिस्टन का जो टॉप सरफेस है, ये मिल करके बना रही है सिस्टम की बाउंड्री। अब मैं यहां देख सकता हूं कि जो बाउंड्री है वो डिस्प्लेस हो रही है। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि जो सिस्टम की बाउंड्री है तो वो फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री कुड बी फिक्स्ड और मूविंग भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बाउंड्री। सो वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक पे, दैट इज क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम में जब क्या होगा कि कब हम किसी सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहेंगे, तो देखिए कोई भी सिस्टम जो होगा थर्मोडायनेमिक्स में वो 2 तरह के इंटरेक्शन करेगा। पहला इंटरेक्शन होगा मास इंटरेक्शन एंड सेकेंड इंटरेक्शन होगा एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट इंटरेक्शन करेगा वो मास एंड सेकेंड करेगा वो आपका एनर्जी इंटरेक्शन। तो अगर ये सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, अगर ये सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन करता है, मतलब एनर्जी इसमें आ सकती है और एनर्जी इससे बाहर जा सकती है, दैट इज एनर्जी कैन इंटर, एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट, सिर्फ यही पॉसिबल है, मतलब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। मास जो है इसका एक फाइनाइट फिक्स मास है जो कि चेंज नहीं होगा, मास इसकी बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकता, ऐसे केस में इसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास कैन नॉट क्रॉस सिस्टम बाउंड्री, यानी कि मास क्या है इसका, फिक्स है, मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसका मास इज फिक्स, बट एनर्जी कैन
क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, तो जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जब हम स्पेस में कोई फाइनाइट मास कंसीडर कर लेते हैं और वो फाइनाइट मास फिक्स होता है और उस फाइनाइट फिक्स मास की हम जब स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रोल मास, है ना। तो कंट्रोल मास अप्रोच और क्लोज सिस्टम इज सेम। क्लोज सिस्टम इज नथिंग बट अ कंट्रोल मास, कंट्रोल मास, कंट्रोल मास बोल लूं या मैं क्लोज सिस्टम बोल लूं, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहां पर समझ आ गया हमको कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, मास इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम कब कहेंगे, सिस्टम को ओपन सिस्टम कब कहेंगे, जब उसमें मास एज वेल एज एनर्जी इंटरेक्शन दोनों पॉसिबल होगा, उस केस में उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में एनर्जी भी आ सकती है, एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी आउट हो सकती है, आ सकती है, जा सकती है, मास भी इंटर कर सकता है और मास लीव भी कर सकता है। तो मास जब इंटरेक्शन होगा और एनर्जी इंटरेक्शन भी जब होगा, उस केस में हम उस सिस्टम को कहेंगे ओपन सिस्टम। सिमिलर फैशन में अगर सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर हो सकता है, ना ही मास इंटरेक्शन पॉसिबल है और ना ही एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल है, उस केस में हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। मतलब सिस्टम जो है वो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और ना ही मास ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी मशीन सब पढ़ेंगे, जैसे कि टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, मेजर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, वो सारे आपके ओपन सिस्टम के कैटेगरी में आते हैं। उनमें एनर्जी इंटरेक्शन भी होता है और उनमें मास इंटरेक्शन भी होता है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल मैं दूं तो क्लोज सिस्टम का जो एग्जांपल है, एग्जांपल फॉर क्लोज सिस्टम, ठीक है, तो इसमें मैं एक वॉल्वलेस सिलेंडर की बात करूं, एक कोई सिलेंडर ले लूं और उसके में एक पिस्टन लगा दूं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल की बात करूं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, विदाउट वॉल्व। ठीक है, ये जो है क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो मास है दैट इज फिक्स्ड, मास चेंज नहीं होगा, मास बाहर भी नहीं जा सकता। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम इसमें वर्क करेंगे तो इसको जब मैं कंप्रेस करूंगा, इसमें जब फोर्स लगाऊंगा तो वर्क करूंगा मैं, तो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है यहां पर, लेकिन मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, उसको हम और डिटेल में देखेंगे कि कैसे होता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो ये सिस्टम है जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और यहाँ कोई वॉल नहीं है, तो क्योंकि कोई वॉल नहीं है तो मास ना तो इंटर कर सकता है सिस्टम में, ना ही मास यहाँ से लीव कर सकता है। हमने जो मास इसमें पोर किया है, जो भी हमने इसमें लिक्विड डाला हो या गैस डाला हो, वही मास इसमें टिल द एंड ऑफ प्रोसेस मेंटेन रहेगा। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। और जैसे कि ओपन सिस्टम की मैंने बात करी, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स है लाइक टरबाइन, पंप, आइस इंजन जिस पे हमारे गाड़ी वर्क करती है, टरबाइन जिस पे पावर प्लांट चलते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो मशीन्स हैं ये सारे ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो स्कूल लेवल पे हम लोगों को बताया जाता है कि जो थर्मस है, ठीक है, थर्मस जो होता है जिसमें हम लोग कॉफी या फिर टी हम लोग उसमें कंजर्व करके रखते हैं जिसमें बहुत देर तक के गर्म रहता है, वो एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। बट दैट इज नॉट करेक्ट एग्जांपल है, करेक्ट एग्जांपल वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं थर्मस में जब हम लोग गर्म चाय जब उसमें हम डाल देते हैं तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद देखते हैं कि चाय का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, वो ठंडा हो ही जाता है। तो यहां पर ये होता है कि थर्मस जो है दैट इज नॉट परफेक्टली इंसुलेटेड। ठीक है, थर्मस जो है वो परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एक परफेक्टली इंसुलेटेड कोई थर्मस फ्लास्क है जिसमें मतलब हीट बाहर जा ही नहीं सकती, इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि वो थर्मस जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है, दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके,
अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मास इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्योंकि मास इंटरेक्शन हो रहा है तो इसमें एक फाइनाइट मास बस को कंसीडर करके उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एनालाइज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। दैट्स व्हाई हम लोग कंट्रोल मास अप्रोच ना यूज करके कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच यूज करते हैं। सो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच इज नथिंग बट दी ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम ये सेम चीजें हैं। ठीक है, अब कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, किसी स्पेस में मैं कोई फाइनाइट वॉल्यूम एज्यूम कर लूं, ठीक है, तो उसको मैं कहता हूं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, जैसे कि मैं यहां पर एक क्यूब बना रहा हूं, ये एक कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम जिन सरफेसेस से मिलकर के बना होता है उसको कहते हैं कंट्रोल सरफेसेस, कंट्रोल सरफेसेस। ठीक है, अब ये जैसे कि हमने जब सिस्टम और सराउंडिंग की बात की थी उस समय हमने देखा कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है, दैट कुड बी रियल और इमेजिनरी। सो सिमिलरली यहां पर भी जो कंट्रोल सरफेसेस है दैट इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। एक तरह से क्या है, ये बाउंड्री ऑफ सिस्टम ही है। तो ये भी क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कंट्रोल सरफेस रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेसेस। कंट्रोल सरफेस से मिलकर बना होता है कंट्रोल वॉल्यूम, और कंट्रोल वॉल्यूम का जो अप्रोच है दैट इज वेरी यूजफुल इन एन ओपन सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर एक कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि मैं कंसिडर करता हूं एक एयर कंप्रेसर। ठीक है, एक एयर कंप्रेसर मैं लेता हूं, तो ये सेक्शन नंबर 1 जो है इस एयर कंप्रेसर का इनलेट है, यहां से मास इंटर कर रहा है, मास इन, और यहां से सेक्शन नंबर 2 पर जो मास है वो सिस्टम से बाहर निकल रहा है, दैट इज मास आउट। ठीक है, कंप्रेसर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह हम देते हैं। ठीक, तो इसमें एनर्जी आ रही है, एनर्जी इन, ठीक, और यहां से एनर्जी जा भी रही है। एनर्जी जा कैसे रही है, जब कंप्रेसर वर्क करेगा तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के कारण या दूसरे लॉसेस के कारण जो कंप्रेसर है वो गर्म होगा। ठीक है, और जो एनर्जी हम उसको सप्लाई करें उसका कुछ हिस्सा सराउंडिंग में वापस रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहां पर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है सिस्टम में और कुछ उससे बाहर जा रही है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको स्टडी करूं अगर, तो यहां पर जो मास है, ठीक है, दैट इज नॉट इन केजी, ये है आपका केजी पर सेकेंड। टाइम के साथ साथ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर इस सिस्टम में इंटर कर रहा है और कुछ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर इस सिस्टम से बाहर जा रहा है। ठीक है, सो इस केस में अगर मैं कंट्रोल मास अप्रोच लगाऊं तो वो यहां पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा सिचुएशन को। तो मैं क्या करूंगा, जो सिस्टम है मेरे पास जिसको मुझे स्टडी करना है उसको मैं ले लूंगा एक कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम लेने के लिए क्या किया, जो कंप्रेसर की बॉडी है मैं उसको कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया यहां पर। ठीक है, और जो कंप्रेसर की बॉडी है या उसका जो आउटर शेल है कंप्रेसर का, उसका वॉल्यूम फिक्स है। सो दिस बिकम्स अ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पर्टिकुलर रीजन में जितना मास इंटर कर रहा है और जितना मास लीव कर रहा है उसके बेसिस पे मैं जो एनर्जी इंटरेक्शंस है वगैरह की स्टडी कर सकता हूं। वो हम और आगे देखेंगे डिटेल्स में कि कैसे होते हैं। जब हम फर्स्ट लॉ देखेंगे तब ये सब टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हैं, जैसे कि मैं गाड़ी के इंजन की बात करूं, ठीक है, बाइक के इंजन की बात करूं, तो इसको स्टडी करने के 2 अप्रोच हो सकते हैं, 2 तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाइक में पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मास है। यहां अभी देख रहे हैं मैंने कोई वॉल नहीं बनाया, लेकिन जो रियल प्रैक्टिस में हमारे पास इंजन होती है उसमें बिल्कुल वॉल्स होती है, जिससे हमारा जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है वो चार्ज इंटर करता है और बाहर भी निकलता है। ठीक है, बर्न होने के बाद तो यहां पर वॉल होंगे, यानी कि फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मास इंटर करेगा और मास इस सिस्टम से बाहर भी जाएगा, यानी कि यहां मास इंटरेक्शन भी हो रहा है। साथ ही साथ हमको देखने को मिल रहा है जब मास इंटरेक्शन हो रहा है तो उस
उस केस में ये जो गैस है वो एक्सपांड होगी, यानी कि जो बर्न पार्टिकल्स है, जो चार्ज है वो जब जलेगा, जब जैसे गाड़ी में जो पेट्रोल होता है वो जब सिलेंडर में एंटर करता है, देन हम उसको स्पार्क प्लग के थ्रू उसको इग्नाइट करते हैं, उसको बर्न करते हैं। वो बर्न करता है तो एकदम हाई क्वांटिटी में हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी जो बाइक है वो रन होती है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा, जब ये फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है, जब वो बर्न होगा तो एक पीछे की तरफ इंपैक्ट मिलेगा और ये पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और हमको यहां पर हमारे इंजन से पावर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में देख रहा हूं जब ये पिस्टन इस पोजीशन में आएगा तो ये जो मास है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। अब यहां पर दो तरीके से हम कंट्रोल वॉल्यूम ले सकते हैं। पहला तरीका ये है कि कुछ बुक्स में ये अप्रोच जो अभी मैं बताने वाला हूं वो प्रीफर करता है, कुछ बुक्स में जो सेकंड अप्रोच में बताऊंगा वो प्रीफर करता है। दोनों अप्रोचेस करेक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे इस बारे में। ठीक है, लेकिन दोनों करेक्ट है, याद रखना है। ठीक, फर्स्ट अप्रोच ये, जैसे कि मैंने हमारे कंप्रेसर के केस में किया था, जो शेल था कंप्रेसर का उसको मैंने ले लिया था आपका कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, सो वैसी इंजन की जो बॉडी है मैं उसको ले लेता हूं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, तो उसको मैं एक इमेजिनरी ऐसा लाइन से एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया। ठीक, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के जितने सरफेसेस है, मैंने जो यहां पर जो लाइन ड्रॉ करी है, इसके अंदर जितने सरफेसेस है सारे रियल सरफेसेस है। ठीक है, और सभी अपने जगह पे फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। इस केस में जो ये बाउंडेड रीजन है उसमें मास इंटर कर रहा है, मास लीव कर रहा है, एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा रही है। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है इसको स्टडी करने का। ठीक, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, दूसरा तरीका सेम सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक रीजन यहां पर ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस रीजन में जो दो सरफेस है वो सिलेंडर के हैं और जो तीसरा सरफेस है वो पिस्टन का है। पिस्टन मूव कर रहा है, सिलेंडर मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए सिस्टम में फाइनाइट मास इंटर कर रहा है, फाइनाइट मास इससे बाहर भी जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने जैसे बताया जब एक्सप्लोजन होगा, फ्यूल जब बर्न होगा तो ये वॉल्यूम चेंज होगा, पिस्टन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा और हमको वर्क मिलेगा, हमको पावर आउटपुट मिलेगा इंजन से। ठीक है, तो एक्सप्लोजन के बाद ये वॉल्यूम इतना हो गया, तो सिस्टम की जो बाउंड्री है वो यहां पर चेंज हुई। ठीक है, सिस्टम की जो बाउंड्री है वो यहां पर चेंज हुई। ठीक, साथ ही साथ जो मास आ रहा है और जो मास जा रहा है, मास फ्लो रेट भी यहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, मास इंटरिंग द सिस्टम की वैल्यू चेंज हो रही है, मास लिविंग द सिस्टम की वैल्यू भी इसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है। सो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि मैं यहां पर इसको कंट्रोल मास नहीं बोल सकता, क्योंकि मास की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, मास जो है कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। कंट्रोल मास सिस्टम या कंट्रोल मास अप्रोच की अगर बात करता हूं तो उस केस में जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, यहां पर फिक्स नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में फिक्स नहीं है। तो इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम इसको क्या लें, एक कंट्रोल वॉल्यूम लें। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो ये सरफेस है जो कि सिलेंडर की साइड सरफेस है और ये सिलेंडर का जो टॉप है, ये सरफेस कैसे है, ये फिक्स्ड है, ये सरफेस फिक्स्ड है और ये वाला सरफेस फिक्स्ड है। लेकिन जो थर्ड सरफेस है दैट इज पिस्टन इज मूविंग। ठीक है, ये मूविंग कंडीशन में है। तो यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम मैं इसको अप्रोच लूंगा क्योंकि मास यहां पर फ्लो हो रहा है। कंट्रोल मास में जो मास होता है वो स्टैटिक होता है, वो फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहां मास फ्लो में है, दैट्स वाई यहां पर मैं लगाऊंगा कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच लगाऊंगा। ठीक, लेकिन हमने कुछ देर पहले देखा था कि कंट्रोल वॉल्यूम में जो वॉल्यूम था उसकी आइडेंटिटी फिक्स्ड थी, लेकिन इस केस में जब मैं सिस्टम को कुछ इस तरह से लूं कि किसी इंजन के अंदर जो गैसेस हैं, ठीक है, मेरे को उसकी स्टडी करनी है, उसमें क्या हो रहा है वो देखना है, तो उस केस में मुझे सिस्टम किसको लेना पड़ेगा, जो गैसेस है, जो बर्न पार्टिकल्स है, जो चार्ज है आपके सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर, उसको आपको एज अ सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उसका वो जो मास है वो ट्रांसफरेबल है ना, वहां पर मास इंटरेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई ये तो आपका 110% श्योर है कि आप उसको एज अ कंट्रोल मास नहीं ले सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप उसको ले लो एक कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहां पर हमको एक चीज समझ आती है कि कंट्रोल वॉल्यूम में जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं उसकी आइडेंटिटी फिक्स भी हो सकती है, जैसा कि हमने एयर कंप्रेसर के लिए देखा। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट, फिक्स आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, आपके पंप और टरबाइन में भी एप्लीकेबल हो सकता है।
होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किसी कंट्रोल वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके कंट्रोल सरफेसेस जो है वो मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा इसका सिलेंडर का जो टॉप था वो फिक्स था, जो साइड वॉल्स थी वो फिक्स थी, लेकिन जो पिस्टन है दैट इज मूविंग। तो जो थर्ड सरफेस है वो मूव कर रहा है, तो थर्ड कंट्रोल सरफेस मूव कर रहा है। यहां से हमको समझ आया कि कंट्रोल वॉल्यूम में कंट्रोल सरफेसेस जो है वो फिक्स भी हो सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है या फिर जिसको मैं ओपन सिस्टम बोलता हूं वो हमारा कंप्लीट होता है। सो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी जो विशेषताएं होंगी, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो होता है दैट इज द मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम। मैक्रोस्कोपिकली यानी कि हम क्या करते हैं, किसी फाइनाइट क्वांटिटी या किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की हम स्टडी करते हैं और उसको हम फिजिकली ऑब्जर्व करके हम उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं दे आर नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करूं मैं तो प्रेशर आपका प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब अगर सारी प्रॉपर्टीज मुझे पता है, ठीक है, किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज मुझे पता है, एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी, कम से कम मुझे उसकी दो प्रॉपर्टी पता हो, तो अगर किसी सिस्टम की मुझे प्रॉपर्टीज पता है कि तो मैं बोल सकता हूं कि वो सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, तो किसी स्टेट को हम कैसे बताएंगे कि कोई स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट वो है जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारे सिस्टम के प्रॉपर्टीज हमको नोन हो, यानी कि उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर अगर हमको नोन है तो हम कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट में है। ठीक है, अब अगर कुछ भी इस पे एनर्जी ट्रांसफर करने के कारण, एनर्जी इंटरेक्शन के कारण या मास इंटरेक्शन के कारण इसका स्टेट चेंज होता है, ये एक प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से दूसरे प्रेशर टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे जाती है। ठीक है, सपोज फर्स्ट इसका प्रेशर था, ये कोई स्टेट नंबर 1 की बात करूं मैं, इसका प्रेशर था P1, ठीक है, डेंसिटी थी ρ1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। इससे ये किसी स्टेट नंबर 2 पे गया जहां पर प्रेशर है P2, डेंसिटी है ρ2, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2। सो दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट से किसी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट पे जाना। ठीक है, जहां पर प्रेशर P1, डेंसिटी ρ1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, वहां से हम अगर किसी दूसरे प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले पॉइंट पे चले गए, सो दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली किसी मैटर की स्टेट अगर चेंज हो रही हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही हो और वो किसी इनिशियल स्टेट से नंबर ऑफ स्टेट में गया, नंबर ऑफ स्टेट में चेंज हुआ, यहां से इस पॉइंट से कंटिन्यूअसली इसका स्टेट चेंज हो रहा है और ये किसी इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट F में चला जाए, एंड दिस चेंज इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक कंटिन्यूअस चेंज अगर इसने दिया, सो I से F जो चेंज ऑफ स्टेट है दैट विल बी नोन एज प्रोसेस। ठीक है, सो प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक, सो रिकॉल करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम उस सिस्टम को समझ सकते हैं, उसकी विशेषताएं होती है एक तरीके से। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज हमको पता हो तो हम उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट में है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और उस स्टेट को हम उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम पता हो तो मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट पे इस सिस्टम का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। जब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है, यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब वो चेंज होती हैं, प्रेशर P1 से P2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से V2 जाता है, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जब ये चेंज ऑफ स्टेट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली अगर आप उसको स्टेट को चेंज करते जाते हो और किसी इनिशियल स्टेट से आप किसी पर्टिकुलर फाइनल स्टेट तक जाते हो बाय अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, तो हमको जो मिलेगा वो उसको कहेंगे हम प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। सो हमने देखा कि प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। ठीक
ठीक है। अब इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज की बात करी मैंने, ठीक है, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एक्सेट्रा, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम किन्हीं दो एक्सिस में ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्सिस पे लिया प्रेशर, दूसरे एक्सिस पे लिया वॉल्यूम। तो अब जो एनालिसिस होगा वो मैं एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ के बीच में करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में कोई एक पॉइंट लोकेट करता हूं तो ये पॉइंट एक पर्टिकुलर स्टेट बताएगा। तो यहां से मुझे समझ आता है कि किसी भी मैटर की, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मुझे नोन होने चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ प्रेशर मुझे पता हो, बाकी कोई प्रॉपर्टी पता नहीं होती अगर, तो उस केस में मैं इसको लोकेट नहीं कर सकता था, इसकी स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्रेशर के साथ वॉल्यूम या प्रेशर के साथ टेम्परेचर या प्रेशर के साथ डेंसिटी या कोई दूसरी और प्रॉपर्टी मुझे मालूम हो जाए तो उस केस में मैं उसकी स्टेट को जस्टिफाई कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे एक चीज और याद रखनी है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी उस सिस्टम की नोन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो स्टेट नंबर 1 जहां पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक से अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज ऑफ स्टेट देते हुए स्टेट नंबर 2 पे जाता है, सो दैट विल बी नोन एज अ प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर P2 है और जो वॉल्यूम है वो V2 है। अब जो प्रोसेस होता है दैट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। प्रेशर प्रोसेस जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब दोनों को समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल तब कहूंगा मैं अगर स्टेट नंबर 1 से 2 में गया, ठीक है, तो मुझे एक पर्टिकुलर पाथ मिला, ठीक है। ये सपोज पाथ ए है, ठीक, जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ आपको चेंज ऑफ स्टेट्स मिले हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स आपको मिले हैं बीच में, ठीक। इन सारे स्टेट को ज्वाइन करने पर मुझे एक पाथ मिलेगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो कि ऑकर होते हैं किसी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बीच में, यानी कि प्रोसेस के बीच में जितने चेंज ऑफ स्टेट्स मिलेंगे सभी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे पाथ मिलेगा, ठीक है। और मैं कहूंगा कि वो जो प्रोसेस है वो उस पाथ को फॉलो करते हुए ऑकर हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी पाथ। नाउ यहां पर पाथ ए मैंने कंसिडर किया है। अब अगर ऐसा हो कुछ कि प्रोसेस 1 से 2 पे मैं पाथ ए के थ्रू जा सकता हूं और अगर स्टेट 2 पे पहुंच गया तो स्टेट 2 से वापस पॉइंट 1 तक आ सकता हूं पाथ ए को फॉलो करते हुए, यानी कि एक ही पाथ को फॉलो करते हुए मैं स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे भी जा सकता हूं और स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 पे भी आ सकता हूं। तो ऐसे पाथ को बोलेंगे रिवर्सिबल पाथ, रिवर्सिबल पाथ। और ये जो प्रोसेस होगा दैट विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस इसको मैं बोलूंगा, ठीक। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिंपल मतलब समझ आ गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में जाना पॉसिबल होता है यूजिंग द सेम पाथ, ठीक है। बिना पाथ को चेंज किए हुए आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में दो स्टेट्स के बीच जा सकते हो। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल का जस्ट अपोजिट है। कैसे, अगर कोई स्टेट नंबर 1 से 2 मैं पाथ ए को फॉलो करते हुए जाऊं, ठीक है, पाथ ए को फॉलो करते हुए जाऊं, ठीक, लेकिन उस पर्टिकुलर सेम पाथ से वापस आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं किसी स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक जाता हूं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से, लेकिन मैं स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 वापस उसी चेंज ऑफ स्टेट्स को फॉलो करते हुए नहीं आ सकता। अब मुझे अगर 2 से 1 आना है तो मुझे कुछ दूसरा ही प्रोसेस मिलेगा, ठीक है, कोई मुझे दूसरा ही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस से दैट इज पाथ बी।
तो ऐसे प्रोसेस को मैं बोलता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ऐसे प्रोसेस जिसमें सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस अपने इनिशियल स्टेट में आना पॉसिबल ना हो, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ऐसा कैसे होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस तब मानते हैं किसी भी प्रोसेस को जब वो कंप्लीटली आइडियल होता है, एक आइडियल प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें कोई भी लॉस नहीं होता। सो बेसिकली अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें आप स्टेट नंबर 1 एक स्टेट से दूसरे स्टेट आओ और आपका कुछ भी लॉस ना हो, ठीक है। जितने भी हमारे रियल लाइफ में हमारे मशीन्स हैं, सभी में फ्रिक्शन होता है, सभी में डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो वहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बेंचमार्क करने के लिए काम आता है, ठीक है। कि मतलब हम लोग किसी रिवर्सिबल प्रोसेस और किसी रियल प्रोसेस को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना ज्यादा रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के कितना क्लोज है हमारा जो प्रोसेस। इस तरह की कंपैरिजन करने के लिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको स्टडी किया जाता है, और भी इसके बहुत से इंप्लीमेंटेशंस हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? जिसमें हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा तो सकते हैं लेकिन सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस नहीं आ सकते, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को कभी भी हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। रिवर्सल प्रोसेस को कभी भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसका कारण क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सल प्रोसेस ये बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो, इट इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। और इसके जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं वो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कोई लॉस नहीं होता, बहुत धीरे 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 इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल प्रोसेस के ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है, दैट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वो भी हम देखेंगे, ठीक। सो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें जो सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे जो स्टेट पॉइंट्स होते हैं वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं और उनकी एक फाइनाइट लोकेशन होती है, हम एक लाइन, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके, एक सिंगल पाथ ड्रॉ करके सारे के सारे पॉइंट को हम उसमें कंटेन कर सकते हैं, उस लाइन में हम सारे पॉइंट्स को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो स्टेट्स मिलते हैं वो रैंडमली मिलते हैं जनरली, ठीक है। स्टेट्स कुछ इस तरह से मिलते हैं, तो यहां पर एक कंटिन्यूअस पाथ ड्रॉ करना फ्रॉम 1 to 2 इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई हम उसके पाथ को एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन होती है, हमको ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए सिर्फ हम फाइनल और इनिशियल, ठीक है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स की जब सिर्फ बात करते हैं, स्टेट 2 जैसे फाइनल है और स्टेट 1 आपका इनिशियल पॉइंट है, तो हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता चलता है। लेकिन जो उसके इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं दे आर नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो उसके कारण हम उन पॉइंट्स को, उन स्टेट्स को हम लोकेट नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम में। जैसे कि यहाँ मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम लिया है, ठीक है, आप टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम भी देखोगे आगे। तो किसी भी प्रॉपर्टी चार्ट में हम उन स्टेट्स को लोकेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे कभी भी। सो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज के टाइप, किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के टाइप्स देखते हैं। सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, one is the intensive property and second is known as extensive properties. So जो जितनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने यहाँ पर दो कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? मास पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी, दैट विल बी नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा जो प्रॉपर्टी, दैट विल बी नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड डिपेंडेंट ऑन मास, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगी उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट होगी दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको याद रखने के लिए सिंपल, इंटेंसिव में जो इनिशियल्स है दे आर आई एन, इन, सो इन से आप याद रख सकते हैं इंडिपेंडेंट, और जो एक्सटेंसिव होगा दैट विल बी डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक। प्रेशर एंड टेम्परेचर इसके एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए जैसे कि ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में एयर है ना। अब आप चाहे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मैंने जहां पर खड़ा हूं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं कोई मीटर लाऊं, ठीक है, कोई गेज लाऊं और प्रेशर नापूं, यहां पर एक फाइनाइट मास होगा कुछ, ठीक है, यहां पर भी प्रेशर मुझे उतना ही मिलेगा जितना रूम के किसी दूसरे पॉइंट पे मिलेगा। तो यहां पर ये समझ आ रहा है कि प्रेशर जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने अभी कही, दैट इज ओनली ट्रू फॉर अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो अलग अलग जगह पर, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ एटम्स होते हैं, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो प्रेशर होता है वो कैसे आता है। ठीक है, प्रेशर जनरेट होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन से। जब हम जानते हैं किसी भी गैस में या किसी भी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव। लिक्विड में ये जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही फ्री होते हैं स्पेस में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। तो वो जब किसी सरफेस से टकराते हैं तो वो उस सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एंड द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन दैट एरिया, दैट इज वो फोर्स जो लगा है डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, दैट विल गिव अस प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर एक सरफेस लूं, ठीक, तो इस सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आकर के टकरा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से आकर के इस पे टकरा रहे हैं। तो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो नेट फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ सरफेस विल गिव मी द प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या किया हमने, जो एवरेज फोर्स है सारे मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज फोर्स है हमने वो ले लिया, ना कि अलग अलग पॉइंट पर जितने मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है उसने जो अलग से फोर्स लगाया उसके थ्रू हमने अलग से प्रेशर कैलकुलेट नहीं किया। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसिडर करते हैं तो उस केस में जहां पर मास या फिर क्वांटिटी ज्यादा होती वहां पर कोलिजन ज्यादा होता, तो वहां पर फोर्सेस ज्यादा आते, तो वहां पर प्रेशर अलग होता। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं। उस केस में हम लोग जो ओवरऑल बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में या किसी फाइनाइट मास के अंदर, सिर्फ उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सो जो प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अलग अलग जगह पे आप नाप के देख लो, आपको सारी जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस रूम में जो एयर है उसका प्रेशर सेम मिलेगा। सिमिलरली टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कैसे, मैं एक प्लेट ले लेता हूं, ठीक है, इस प्लेट का टेम्परेचर लेटर से 150 डिग्री सेल्सियस है, 150 डिग्री सेल्सियस इस प्लेट का टेम्परेचर है। तो इसका मास लेटर से m kg है, तो टोटल मास प्लेट का वो m kg है। अब इस प्लेट को मैं दो हिस्से में बांट देता हूं, पार्ट नंबर ए, पार्ट बी। एम ए इक्वल टू m बाई 2 एंड एम बी इज ऑल्सो इक्वल टू m बाई 2। ठीक है, दोनों का वेट आधा आधा है, m बाई 2 है। ठीक, अब भी मैं देखूंगा कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका टेम्परेचर अभी भी 150 डिग्री सेल्सियस है और सेकंड पार्ट है उसका भी टेम्परेचर अभी भी 150 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो यहां पर मुझे समझ आया कि जो टेम्परेचर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती। सिमिलरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट इज, एक एग्जांपल देखते हैं इसका, वॉल्यूम एंड एनर्जी। ठीक है, वॉल्यूम एंड एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं। जैसे कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको 1 kg ऑफ मैटर कंटेन करना है किसी भी वेसल में तो आपको उस वेसल का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम चाहिए होगा। अगर आपको 2 kg ऑफ मैटर कंटेन करना है तो वॉल्यूम आपको ज्यादा चाहिए होगा। तो किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम उसके मास के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, सो यहां पर बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी मास। ठीक, सिमिलरली एनर्जी, 1 kg मैटर में जितनी एनर्जी होगी 2 kg में उससे ज्यादा होगी, 3 kg में उससे और ज्यादा होगी। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो एनर्जी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। सो एनर्जी इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन मास। सो ऐसी ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आएंगी, दैट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज,
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमने देखा आपका वॉल्यूम, एनर्जी एक्सेट्रा, इसको अगर आप 1 kg मास के लिए, यूनिट मास के लिए अगर कैलकुलेट करो तो वो बन जाएगी आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने देखा कि जो वॉल्यूम है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो वॉल्यूम पर केजी है ना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मीटर, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी, यानी कि 1 केजी का कितना वॉल्यूम है, मुझे मिल गया यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिला। सिमिलरली एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर या फिर इसको बोलते हैं जूल। ठीक है, सो इसको मैं डिवाइड कर दूं मास से, एनर्जी डिवाइड बाय मास, तो मुझे मिल जाएगा जूल पर केजी। सो दैट इज एनर्जी इन 1 kg ऑफ द मास। ठीक है, तो जब मास से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि पहले मास पे डिपेंडेंट थी, इसको मैंने मास से डिवाइड कर दिया, सो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास से इंडिपेंडेंट हो गई, अब उस पर डिपेंड नहीं करती है। सो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास एंड दे आर इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप यूनिट मास के लिए कंसीडर करते हो तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज एक्सपेसिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। अब देखते हैं कि फेज क्या होता है, किस चीज को हम फेज कहते हैं। ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ मैटर होमोजीनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेज। ठीक है, मतलब मैटर की क्वांटिटी अगर होमोजीनियस है, एक जैसी है थ्रू आउट, किन दो पैरामीटर्स में उसको होमोजीनियस यानी कि एक जैसा होना जरूरी है। पहला, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन है, वो थ्रू आउट दी मास, थ्रू आउट दी क्वांटिटी एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि पानी का हम केमिकल फॉर्मूला जानते हैं H2O। ठीक है, सो थ्रू आउट ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्राइटेरिया, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए। सो अगर ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो हम कहेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर फेज में है या किसी पर्टिकुलर अवस्था में है, ऐसा उसको हम कहते हैं। फेज कितने तरह के होते हैं हम जानते हैं, फेज 3 तरह के फेज होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जैसे कि मैं बोलूं कि एक वेसल है, उस वेसल में पानी भरा हुआ है, उस वेसल को आप ऊपर से क्लोज कर दिए हो और नीचे से उसको आप हीट दे रहे हो, तब आप देखोगे इस कंडीशन में जब आप एक क्लोज वेसल ले लिए, उसमें जब आपने वाटर भर दिया और जब आप उसको नीचे से हीट दे रहे हो, है ना, हीट दे रहे हो, तो उस केस में देखोगे पानी उबलने लगेगा और ऊपर आपको भाप यानी कि स्टीम दिखाई देगी। अब हम जानते हैं कि जो स्टीम है दैट इज नथिंग बट दी गैसियस फेस ऑफ वाटर। वाटर को जब आप गर्म करोगे तो लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक, अब यहां पर बात करता हूं मैं, यहां पर जो वाटर है, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में है, उसका केमिकल फॉर्मूला भी H2O है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन अभी भी H2O है। सिमिलरली जो ऊपर की पानी के ऊपर की सतह है, इस सरफेस के ऊपर जो वेपर है उसका भी केमिकल कंपोजिशन H2O है। लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में वो पास पास है और जो वेपर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, यानी कि यहां पर वाटर का और वाटर वेपर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वाटर वेपर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो उसने सेटिस्फाई कर दिया, केमिकल कंपोजिशन तो है इसका सेम, दोनों H2O ही हैं, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। सो इट इज नॉट इन अ सिंगल फेज, ये कोई सिंगल फेज सिस्टम नहीं है, यहां पर इसमें दो फेज एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां से दो तरीके के सिस्टम हम और देखेंगे। ठीक है, तो दो तरह के वो सिस्टम होंगे, फर्स्ट इज होमोजीनियस सिस्टम एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस सिस्टम।
हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, जैसे कि ये सिस्टम मैंने बताया, इस सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन तो एक जैसा है लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लिक्विड फेस और गैसेस फेस को एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब दो डिफरेंट फेसेस, लिक्विड फेस गैस फेस, या सॉलिड फेस लिक्विड फेस, या सॉलिड और गैस, तो जब दो डिफरेंट फेस में मटेरियल आपका को एग्जिस्ट कर रहा है, एक साथ है, जैसा कि यहां दिख रहा है, वाटर भी है और वाटर वेपर भी है, तो ऐसे सिस्टम में जिसमें दो फेसेस होते हैं, डिफरेंट फेसेस होते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, मतलब जो भी मैटर है आपका, जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अगर वो किसी एक फेज में एक्सेस नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिमिलरली अगर वहां पर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है, अगर वो एक ही फेज में है, या तो वो लिक्विड है थ्रू आउट, या तो वो गैस है थ्रू आउट, या तो वो सॉलिड है थ्रू आउट, साथ ही साथ थ्रू आउट उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर हम उस मैटर को एज अ सिस्टम कंसीडर करते हैं फॉर आवर थर्मोडायनेमिक स्टडी, सो दैट विल बी नोन एज एन होमोजीनियस सिस्टम। सो यहां से होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस का टॉपिक भी हमारा हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस को एग्जैक्टली डिफाइन करने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसके थ्रू हमको आइडिया समझ आएगा जो कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के पीछे हमको मिला था। ठीक है, मैंने यहां पर एक सिलेंडर और एक पिस्टन अरेंजमेंट लिया है। दिस सिलेंडर हैज नो वॉल, यहां कोई वॉल नहीं है। बेसिकली यहां पर मैं ले लिया है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम है। ठीक, इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ गैस है। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज m ऑफ गैस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर m kg का एक मैंने ब्लॉक रखा है जिसका वेट w है, w इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बोल सकता हूं कि ये जो वेट है वो उसका जो वेट है इस पिस्टन पे एक्ट कर रहा है, तो इस पिस्टन के थ्रू इस गैस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स दैट इज द वेट अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, जो प्रेशर इस पे अभी एक्ट कर रहा है दैट इज द वेट एंड द एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, वेट अपॉन द एरिया ऑफ पिस्टन मुझे मिल गया अभी प्रेशर। ठीक, नाउ इतना प्रेशर इसमें एक्ट कर रहा है। और इस पर्टिकुलर स्टेट पे लेट अस से जो गैस है उसका वॉल्यूम V1 है। ठीक है, V1 जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। दो प्रॉपर्टीज मुझे पता चल गया इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, दैट इज P1 एंड V1। ठीक, P1 एंड V1, तो प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेट ज्यादा लग रहा है और वॉल्यूम इसका अभी कम है। ठीक, सो दिस विल बी स्टेट नंबर 1, प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लोअर वॉल्यूम। सो दिस इज स्टेट नंबर 1। अब अगर मैं इस वेट को हटा दूं तो इमीडिएटली ये पिस्टन ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि गैस की टेंडेंसी होती है एक्सपांड होने की। ठीक है, और ये जो गैस है ये इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बाहर निकल जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉपर्स लगा के हुए, तो ये स्टॉपर जो है इस पिस्टन को सिलेंडर के बाहर निकल जाने से रोकेगा। तो मैक्सिमम ये स्टेट नंबर 2 तक जा सकती है। दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 पे जब वो आता है तो वहां पर प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम हो जाता है V2। सो दिस इज योर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये हमको पता है कि इसको किन दो स्टेट्स के बीच ले जाना है। ठीक है, अब अगर मैं ब्लॉक को रखता हूं और ब्लॉक को हटा देता हूं तो ये प्रोसेस बहुत ही इमीडिएटली हो जाएगा, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। अब क्योंकि एक रियल प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि यहाँ वॉल और पिस्टन के बीच, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और जो भी हमने वर्क किया था उसको दबा के रखने के लिए, वो वर्क दैट इज एन एनर्जी, वो कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो बार बार 1 to 2 सेम पाथ से आना या जाना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर ये प्रोसेस हम बहुत ही स्पीड से करें, बहुत रैपिडली करें, सो वी विल नॉट गेट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक रिवर्सिबल पाथ हमको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, तो हमने ये किया, जो ये वेट था इसको n नंबर ऑफ स्लाइसेस में हमने डिवाइड कर दिया। n नंबर ऑफ स्लाइसेस में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, जो वेट मैं पहले सडनली रखता था, सडनली अप्लाई करता था और सडनली उसको हटा देता था, वैसा ना करके मैं क्या करूंगा, अब जो वेट है उसको ग्रेजुअली अप्लाई करूंगा और ग्रेजुअली रिमूव करूंगा। मैंने एक एक जो इसकी स्लाइस है उसको रखता जाऊंगा तो वेट अप्लाई होते जाएगा,
और जैसे जैसे उसको हटाते जाऊंगा वेट रिमूव होता जाएगा। सो मैं उसको कब रखूंगा, एक वेट मैंने जैसे रखा, सिस्टम को मैं वेट किया कि वो अब स्टेबल हो जाए। जब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेबल हो गया, मैंने नेक्स्ट वेट अप्लाई किया। फिर जब वो उस वेट को रखने के बाद स्टेबल हुआ, मैंने नेक्स्ट वेट अप्लाई किया। इस तरह से उसको मैं इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 तक के लेकर के गया बाय अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो मैंने देखा कि मुझे बीच में सारे इंटरमीडिएट पॉइंट जो मिले, दे आर इक्विलिब्रियम स्टेट, और मैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स को फॉलो करते हुए स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे पहुंच गया। सो ऐसे जो प्रोसेस मिलेगा जिसका हर इंटरमीडिएट स्टेट एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, दैट विल बी नोन एज अ quasi-static process. तो quasi-static process is a very slow thermodynamic process for which all intermediate states are an equilibrium state. ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ठीक, सो दिस इज वेरी स्लो, और इसमें भी वो चीज मिल रही है जैसे मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं। बट यहां पर ये हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सल प्रोसेस। यस, मैं चाहूं तो ऑलमोस्ट सेम पाथ को फॉलो करते हुए 1 से 2 एंड 2 से 1 बार बार आ जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। दिस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, इट इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल। ये कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि अभी भी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन फ्रिक्शन। कुछ पार्ट जो होगा एनर्जी का वो अभी भी, जो कि हो सकता है बहुत स्मॉल हो, इतना स्मॉल कि हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी भी लॉस हो रही है। बट अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो यहां कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि छोटा ही सही लेकिन लॉस हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको रिवर्सिबल नहीं बोल सकते। लेकिन जो लॉस हो रहा है वो नेग्लिजिबल है या बहुत ही स्मॉल है, दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। सो व्हाट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ वेरी स्लो process for which all intermediate states are equilibrium state। जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज वेरी सिमिलर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस, बट मैंने आपको बताया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। सो हमारा आज का जो वीडियो था दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर मॉड्यूल, वो आज यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमने देखा, हमने फेज देखा, हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस देखे, हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी देख लिया। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो हमारे फंडामेंटल लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के, दैट इज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये लॉ कब आए, इन लॉज को किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया, और ये जो लॉज हैं वो क्या क्या बताते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो फर्स्ट लॉ है हमारा, जो वेरी फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ेंगे दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड टेम्परेचर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो कल का हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ। ठीक, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा टॉपिक पे, और आप एक्साइटेड हो गए अपकमिंग वीडियोस के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाए। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन के सिंबल को जरूर दबाइए। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।